हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरलाइजेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स भी समझे थे, जैसे कि हमने लैंड वाला पार्ट भी कंप्लीट किया था, सॉइल वाला पार्ट भी कंप्लीट किया था, वाटर वाला पार्ट भी कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की जिसमें हमने और टॉपिक समझे थे तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे सीधे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो का टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, चलिए। सो अब आती है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ होती क्या है, ठीक है? तो क्या होती है हम जानते हैं वेजिटेशन, और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हम जानते हैं थोड़ा थोड़ा। सो सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग ऑन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट। तो कुछ स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे थे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स थे जो एक एग्जीबिशन में गए जो हैंडीक्राफ्ट्स पर बेचती, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब आप समझते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स तो दो चीज है। हम अपने घर पर खुद हम अपनी माइंड चलाकर अपने हैंड से बनाते हैं, मतलब अपने हाथ और दिमाग से ही बनाते हैं, उन्हें हम हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं, ठीक है। सो द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जितने भी उस एग्जीबिशन में आर्टिकल्स थे वो सब कहाँ से आए हुए थे, वो अलग अलग कंट्री के पार्ट से आए हुए थे, मतलब कोई कहीं से था कोई कहीं से था, ठीक है। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सप्लेन दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंडबैग। तब मोना एक साथ मोना ने एक अपना एक बैग उठाया जो सब वहां पे देख रहा था, बहुत खुशखबरी में एक्सक्लेम मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत एक्साइटमेंट के साथ चिल्ला के वो बोली कि ये तो बहुत ही सुंदर हैंडबैग है। यस इट इज मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। अब उसके जो टीचर थे उन्होंने बोला हाँ ये बैग किससे बना हुआ है, ये बैग सुंदर भी और ये जूट से बना हुआ है। डू यू सी दूज बास्केट्स लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। अब जो उनके टीचर थे उन्होंने बोला कि तुमने वो वाली जो वहां पे बास्केट्स रखी हैं, लैम्प शेड रखे हैं, चेयर्स रखी हैं, वो तुमने देखी? Those are made from canes and bamboos। तो अब उन्होंने बोला कि वो जो वहां पे जो लैम्प शेड बास्केट्स और चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं वो कैसे बनी हुई हैं, कैन से बनी हुई है और बैम्बू से बनी हुई है, उन्हें भी जाके देखो। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। अगर हम बात करें हमारे ईस्टर्न रीजन की, कहाँ की, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ऐसी जगह पर बैम्बू अच्छी अमाउंट में ग्रो हो जाती है, ठीक है, ज्यादा ग्रो हो जाती है। सो जैसी वाज एक्साइटेड टू सी ए स्किल सिल्क स्कार्फ। तो अब जो जैसी थी उसे क्या था, अब वो सिल्क के स्कार्फ को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, अब वो उसका तुरंत मन कर रहा था कि कहीं से भी आ जाओ सिल्क स्कार्फ में देखो, ठीक है। See this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from the silkworm that are bred on mulberry trees। तो अब वहाँ पे जो उनके टीचर थे उन्होंने बोला कि देखो ये कितना सुंदर स्कार्फ है सिल्क से बना हुआ, ठीक है। जर्सी को वो मेनली बताई थी क्योंकि जर्सी को बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वो उन्होंने बोला कि सिल्क किससे ऑब्टेन होती है, सिल्क सिल्क बॉम्ब से हमें मिलती है, जो कहाँ पे हमें मिलते हैं, मलबेरी ट्रीज पर मिलते हैं, ठीक है। The children understood that the plants provide us with many different products that we use in day to day life। तब जितने भी वहाँ पे बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, उन सबको भी समझ में आ गया कि जो प्लांट्स हैं वो हमें कई प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है, जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अब आप खुद बताइए, अभी यहाँ पे सिल्क थी तो सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिल रही थी, लेकिन सिल्क वॉर्म भी तो कहीं ना कहीं से फूल हैं, मलबेरी ट्रीज को वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो मलबेरी ट्रीज भी तो उनके लिए एक रिसोर्स है। तो प्लांट्स एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए रिसोर्स है जिनसे जो हमें कई सारे प्रोडक्ट्स देते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। So natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere that we call biosphere। अब नेचुरल वेजिटेशन में जो हमें वाइल्ड लाइफ मिलती है ये ओनली एक ही जगह प्रेजेंट है, ये ऐसा नहीं है कि ओनली हमारी जमीन में प्रेजेंट है, ठीक है, ना ही हमारे ओनली एयर में प्रेजेंट है, ना ही हमारी ओनली वाटर में। ये एक ऐसी जगह पर प्रेजेंट है जहाँ पे तीनों की तीनों चीजें मिलती हैं, ठीक है। एक ऐसे बड़े से जोन में प्रेजेंट है जहाँ पे हमारा लिथोस्फीयर भी एक साथ मिलता है, कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर भी कांटेक्ट में आता है और एटमॉस्फेयर भी कांटेक्ट में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, मतलब अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपके पास बुक है इस समय, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारी जितनी भी लाइफ है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हमारी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों एक साथ मिलते हैं, उस जगह को हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड
एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। अगर हम बात करें इस बायोस्फीयर में तो जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेन्स हैं वो सब एक के ऊपर एक रिलेटेड होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनमें रिलेशन होता ही है और सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उनके सर्वाइवल पर। द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। जो सिस्टम हमें लाइफ सपोर्ट करता है, ठीक है, द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन मिली। इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो लाइफ को सपोर्ट करता है, हम उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में हमारे आसपास की सारी चीजें इंक्लूड है, प्लांट्स भी और सारे के सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, सब नॉन लिविंग थिंग्स भी और लिविंग थिंग्स भी, ठीक है, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब अगर हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो एक वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेड्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जितने भी हमें जो आसपास जितने भी प्लांट्स हैं ये हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम ब्रीथ करते हैं। सारी तो हमारी काम की चीजें, अगर इनमें से कोई भी एक चीज गायब हो गई तो हम नहीं रह पाएंगे, है ना। शेल्टर, अगर शेल्टर देना बंद कर देंगे प्लांट्स एनिमल्स को तो एनिमल्स से नहीं रह पाएंगे। टिम्बर देना बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा हमारा काम। ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे करेंगे। हेल्प सॉइल टू प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, सॉइल को भी तो प्रोटेक्ट करते हैं जब वो नीचे से अपनी रूट्स की मदद से उन्हें पकड़े रखते हैं, तो उसके लिए भी ग्रोइंग क्रॉप्स क्या एसेंशियल है। एक्ट एज शेल्टर बेड्स के लिए भी एसेंशियल है। हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स and also the paper that is so essential for your studies, ठीक है, और पेपर भी। तो इन सब चीजों के लिए हमारे जो प्लांट्स है वो सब इम्पोर्टेंट तो है ना, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर, आप अगर पेपर नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे कैसे, पेपर नहीं होगा तो आप कहीं लिखेंगे कैसे, तो पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, लेटेक्स, ठीक है, ये सब चीजें आपको, ऑयल वगैरह जितनी भी चीजें ये सब आपको प्लांट से ही तो मिल रही है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। There are innumerable uses of plants and you can add some more, और यहाँ पे हमारे लिए unnumberable uses है plants के, हम मतलब अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं प्लांट्स के, हम उन्हें लिखवा नहीं सकते कि कितना कितना हम यूज कर रहे हैं, कितनी हेल्प ले रहे हैं उनसे, और हम इसमें कई ऐसी चीजें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हम पहले डू यू नो वाला बॉक्स का फैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फैक्ट बॉक्स, ठीक है। सो वल्चर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइवस्टॉक ट्रीटेड विद डिक्लोफेनाक, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on to made when the drug for livestock use and breed vultures in captivity. तो अब क्या हो रहा है, हमारे जो इंडिया में जितनी भी, हमारे जो पूरा इंडिया एक छोटा सब कंटिनेंट है, छोटा नहीं मतलब बड़ा सब कंटिनेंट है, अब इसमें क्या हो रहा है सब कंटिनेंट में, अब इसमें यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे जितनी भी वल्चर्स है वो क्या हो रहे हैं, वो किडनी फेलियर की वजह से मरते जा रहे हैं, ठीक है। जब भी हम स्कैवेंजिंग मतलब आप समझते हैं, वल्चर्स जब खाते हैं तो वो कूड़े वगैरह में से ढूंढकर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, अपना फूड फिर वहीं से लेते हैं। तो अब वो ऐसी जगह से जब वो अपना फूड उठा रहे हैं, ऐसी जगह से वो लाइव स्टॉक वगैरह इस टाइप के एनिमल्स को खा रहे हैं, तो वो किस टाइप के एनिमल्स को खा लेते हैं, कई बार डिक्लोफेनाक एक नाम की पेन किलर होती है जो क्या करती है, वो एस्पिरिन और इबुप्रोफेन के काफी हद तक मिलती होती है, ठीक है, एक टाइप के कुछ होती है मेडिसिन टाइप, ठीक है, ये क्या करती है, एक टाइप की पेन किलर्स होती है, ठीक है। तो अब ये क्या करती हैं, अब ये उन्हें तो झिल्ली हुई होंगी एनिमल्स को, क्योंकि उन एनिमल्स ने खा रखी थी, उन्हें दी जाती है, ठीक है। लेकिन जब वल्चर्स जब उन एनिमल्स को खाते हैं तो यही मेडिसिन, यही वाली जो यही जो पेन किलर है, ये क्या चली जाती है, हमारे वल्चर्स के स्टमक के अंदर चली जाती है। जब ये वल्चर्स इसे खा लेते हैं तो ये हमारे जो ये वल्चर्स है, मतलब जितने भी वल्चर्स हैं, एक उनकी किडनी फेल हो जाती है और उस वजह से आजकल वो मर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि ये जो ड्रग है हम इसे बैन कर सकें, ठीक है। लाइफ स्टॉक यूज के लिए लाइफ स्टॉक को भी नुकसान पहुंचा रही है धीरे करके, और वल्चर्स को ब्रीड करना होगा कैप्टिविटी में, ठीक है। जितने हम वल्चर्स को ब्रीडिंग करवा सकें तो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। चलिए वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। सो वाइल्ड लाइफ,
वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। तो हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ क्या है। वाइल्ड लाइफ में हमारे एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट भी आते हैं, साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी आते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। अब ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं, मीट भी प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स भी प्रोवाइड करते हैं और वूल भी प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। अब जैसे हम कुछ इंसेक्ट्स की बात करें, जैसे बीज है हमारे पास, हनी बीज बोलते हैं ना, तो ये हमें हनी प्रोवाइड करती है। हैव इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये जो बीज है ये पॉलिनेशन का भी काम कर लेती हैं, है ना, और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डिकम्पोजर के फॉर्म में हमारे इकोसिस्टम, ठीक है। डिकम्पोजर में है, ये पॉलिनेटर पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है और ये हमें हनी भी प्रोवाइड करती हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। अब ये जो बर्ड्स वगैरह होती हैं ये भी इंसेक्ट्स पे एक्ट करती हैं, ठीक है, मतलब ये इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं, उसके बाद उन्हें डिकम्पोज फिर होता है वो भी डिकम्पोजर्स की तरह वो भी वर्क करती हैं। Vultures due to its ability to feed on dead livestock is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. तो अब ये जो हमारा जो वल्चर है ये क्या करता है, ये एक तो डेड लाइफ स्टॉक को खाता है, पढ़ा है ना हमने कि डेड चीजों को खाता है, ठीक है, जो जो एनिमल्स मर गए होते हैं उन्हें खाता है। तो क्या होता है, इसलिए हम इसे स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर मतलब आप समझते हैं, स्कैवेंजर मतलब कुछ ऐसा फूड जो हमें कूड़े वगैरह में मिले, तो इस टाइप के फूड को कूड़े वगैरह में से निकाल के खाता है, ठीक है, और इसलिए हम इसे एक बहुत बड़ा क्लींजर कहते हैं एनवायरनमेंट को, जो बहुत अच्छे सफाई वगैरह रखता है, ठीक है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर ऑल इंटीग्रल टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। हम छोटा एनिमल हो चाहे बड़ा एनिमल हो, जितने भी एनिमल्स हैं ये नेसेसरी हैं, ठीक है, इंटीग्रल है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है हमारे इस एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेरिएशन। अब तक हमने नेचुरल वेरिएशन के आने में पढ़ लिया, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है नेचुरल वेरिएशन का, चलिए ये भी देख लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेरिएशन प्राइमरी डिपेंड्स प्राइमरी ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो अब ये जो ग्रोथ होती है हमारे वेजिटेशन की प्राइमरी किस पर डिपेंडेंट होती है, हमारे टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, ठीक है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। अगर हम मेजर वेजिटेशन की बात करें, ठीक है, मेजर वेजिटेशन की टाइप बात करें इस वर्ल्ड में, तो हम क्या कहते हैं, हम एक तो फॉरेस्ट आते हैं वेजिटेशन के, उसमें सबसे ज्यादा ग्रासलैंड्स आते हैं, ठीक है, स्क्रब्स भी आते हैं और टुंड्रा वगैरह आते हैं, ठीक है, ये सब मेन हमारे उस पे आ जाते हैं, ठीक है। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल यूज ट्रीज में थ्राइव। अगर हम बात करें ऐसे एरिया की जहाँ पे बहुत तेज वाली बहुत हाई रेनफॉल रहती है, हैवी रेनफॉल रहती है, तो वहाँ पे जो ट्रीज है वो बहुत अच्छे बड़े बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करके आते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। इसलिए फॉरेस्ट कहाँ पे ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे एरिया में जहाँ पे वो वाटर की सप्लाई अच्छी होती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूसेस। अब जिस तरीके से अगर हमारा ये जो फॉरेस्ट है, मतलब जिस तरीके से हमारी जो रेनफॉल की अमाउंट होती है वो घटती है, उसी तरीके से धीरे धीरे करके हमारे जो फॉरेस्ट है, तो हमारे जो ट्रीज है फॉरेस्ट के, उनका साइज घटता है, साथ ही साथ उनकी डेंसिटी घटती है, मतलब उनका घनापन घटता है, कम होता है और वो कम होने लग जाते हैं, ठीक है। Short stem trees and grasses grow in the regions of moderate rainfall, forming the grasslands of the world. अब ऐसी जगह छोटे छोटे से ट्रीज, ठीक है, और छोटी छोटी ग्रासेस वगैरह ग्रासेस टाइप के प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, वहां पे ग्रो करते हैं जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रहती है, मॉडरेट रेनफॉल रहती है, ना ज्यादा रहती है ना कम रेनफॉल रहती है, ठीक है, वहां पे, और वहां पे ग्रासलैंड्स बना लेते हैं, ठीक है, वहां पे छोटे से ट्रीज और ग्रास वगैरह उगती हैं और वो क्या करते हैं, वो एक ग्रासलैंड्स बना देते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। So thorny shrubs and scrubs grow in the dry regions of low rainfall. अब अगर हम बात करें थॉर्नी प्लांट्स के, जिनमें कांटे वाले प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, वो ऐसे सूखे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ठीक है। इन सच एरियाज plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. ऐसे एरियाज में क्या होता है, ऐसे एरियाज में जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो थॉर्नी होती हैं, ठीक है, कांटे वाली होती है, वैक्सी लीव्स
लीव्स होती हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अभी जो वैक्सी पर लीव्स का वैक्सी सरफेस होता है, जो थॉर्नी जो थॉर्न से लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर के लॉस को रिड्यूस करते हैं, मतलब मॉइस्चर को कम से कम वेस्ट होने देते हैं, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन ये प्रोसेस है। टुंडा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस, ठीक है, तो अभी जो टुंडा वेजिटेशन वगैरह होती है हमारे कोल्ड पोलर रीजन्स में किस किस के बनती है, मॉसेस और लाइकेंस से, ठीक है। सो टू लाइक चलिए हाँ, तो टूर्ना वेरिएशन हमारे कोल्ड पोलर रीजन्स में एक तो मॉइस्चर से बनती है और लाइकन से बनती है, ठीक है। अब है हमारे पास टुडे देयर आर मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 सेंचुरीज बैक। अगर हम आज की पॉपुलेशन की बात करें तो हम भी जानते हैं कि आजकल हम कितने मतलब हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है, अगर हम 2 सेंचुरी पहले की बात करें, ठीक है, 2 सेंचुरी पहला उसका मतलब है 200 साल पहले, ठीक है, अगर हम तब की भी बात करें 200 साल पहले की, तब भी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए अलग अलग फार्मर्स को मतलब अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने के लिए अलग अलग जमीन खाली की जा रही है ना, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, लार्ज बड़े बड़े एरियाज को फॉरेस्ट के, ताकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम खिला सकें, ठीक है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली, और बहुत ही तेजी से बहुत ही स्पीड से ये जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवर है ये खत्म होता जा रहा है, ठीक है, खराब होता जा रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, इसलिए अब ये एक अर्जेंट नीड बन चुकी है कि हम इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचा सकें, है ना, बचाना तो होगा ही जब हमारा रिसोर्स है, ठीक है। तो अब है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो हम पढ़ेंगे हम किस तरीके से अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट आर आर वेल्थ, तो फॉरेस्ट क्या है हमारी, क्या है, एक वेल्थ है, ठीक है, बहुत बड़ी वेल्थ है हमारी, क्योंकि यही है, अगर ये फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो एक तरीके से लाइफ भी पूरी तरीके से खत्म हो ही जाएगी। प्लांट्स गिव शेल्टर टू दिस टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, ठीक है, अब ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को और एक साथ मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, अभी जो क्लाइमेट में चेंज होते जा रहे हैं, ह्यूमन जितना इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी लाइफ में, उससे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये नेचुरल हैबिटेट को लॉस कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए भी एनिमल्स के लिए भी। इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है नेचुरल हैबिटेट्स में फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction। अब जो कई स्पेसीज है इसकी वजह से क्या हो चुकी हैं, vulnerable हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी हैं, ठीक है, endangered भी हो चुकी हैं, और कई ऐसी भी हैं जो एक्सटिंक्शन की उस पे आ चुकी हैं, किस पे आ चुकी हैं, एक्सटिंक्शन की वर्ज पे आ चुकी हैं, मतलब बहुत जल्दी अब खत्म होने वाली हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज क्या कर रही हैं, एक सेकेंड, ओके, मोबाइल देखो किसकी कॉल है, चलिए ओके, इम्पोर्टेंट कुछ आ गया, okay, deforestation, soil erosion, construction activities, forest fires, tsunami and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर हम बात करें क्यों ही एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, अभी तक हमने देखा कि अभी इन्होंने बता दिया कि कई जो स्पेसीज है वो वल्नरेबल हो रही हैं, इंडेंजर्ड हो रही हैं, एक्सटिंक्शन हो रही है, लेकिन वो क्यों हो रही हैं, क्या इनके फैक्टर्स हैं। सो डिफॉरेस्टेशन हो गया हमारा, सॉइल इरोजन हो गया, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हो गई, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, सुनामी हो गई, लैंडस्लाइड्स हो गई, तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो हमारी एक्सटिंक्शन के प्रोसेस को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब और एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। One of the major concern is poaching, which result in sharp decline in the number of particular species। तो अब जो सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से ये जो प्लांट्स है, मतलब जिस वजह से ये जो एनिमल्स ये मरते आ रहे हैं, क्यों हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत है इसकी वजह से, तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, इन पोचिंग। पोचिंग मतलब एनिमल्स को किल करके उन्हें मीट के फॉर्म में खाना है, फिर उनसे ज्यादा प्रोडक्ट्स लेने के लिए उन्हें अलग अलग दवाइयां देना है, फिर उन्हें मारना है किसी वजह से, पोचिंग हम उसी कहते हैं। तो इससे क्या है, अब जब हम ऐसी चीजें कर रहे हैं, उन्हें मीट के फॉर्म में जो लोग खासतौर से लोग नॉन वेज
वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो मीट वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एनिमल्स को मार के ही तो खा रहे हैं। तो उससे क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेसीज मतलब एक पर्टिकुलर किसी एनिमल की स्पेसीज वो उसके प्रजाति पर असर पड़ रहा है, और उसकी जो और जो उसके वो है उसका वंश है मतलब वो तरीके के करके खत्म होता जा रहा है। द एनिमल्स आर पुश्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ एंड ऑर्न्स एज वेल एज फेदर्स। अब इन एनिमल्स को क्यों पोत किया जा रहा है, ताकि ये इनका इलीगल ट्रेड कर सके और पैसे कमा सके, ठीक है, कलेक्शन के लिए, ठीक है, कलेक्शन कर सके, उनका इलीगल ट्रेड कर सके हाइड्स का, ठीक है, उनकी स्किन्स को बेच वगैरह सके, नेल्स को बेच सके, टीथ को बेच सके, ऑर्म्स को बेच सके, और उनके फेदर्स को भी। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, डायनोसोरस एंड स्नो लियोपार्ड, ठीक है, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। अब जो इनमें मेन एनिमल्स जो इस वजह से अफेक्ट हो रहे हैं वो कौन है, वो टाइगर अफेक्ट हो रहा है, लायन अफेक्ट हो रहा है, एलिफेंट अफेक्ट हो रहा है, डियर अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये हमारे ब्लैक बक भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्रोकोडाइल भी अफेक्ट हो रहा है, डायनोसोरस भी अफेक्ट हो रहा है, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक सबसे ज्यादा इनसे अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अब हम इन्हें किसी तरीके से कंजर्व भी कर सकते हैं। तो हम अगर हम अवेयरनेस को बढ़ाएं, अगर हम सबको बताएं कि इस तरीके से इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, अगर हर किसी में अवेयरनेस हो तो हम इन्हें भी कंजर्व कर सकते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेशनल पार्क्स हो गए हमारे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है, बायोस्फीयर्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गई, और ये सब क्यों बनाई गई है, ताकि हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचा सके, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ creeks, lakes, wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. अब अगर हम creeks, lakes, wetlands को अगर हम सेव करेंगे, नेसेसरी है इन्हें सेव करना, ताकि हम उस प्रीवियस मतलब प्रीशियस रिसोर्स को बता सकें, इतने ऐसे सो एक बहुत ही वैसे रिसोर्स को हम बता सकें खराब होने से, है ना। So there is balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. तो एक बैलेंस होगा हमारे एनवायरनमेंट में, बैलेंस हो पाएगा अगर जो रिलेटिव नंबर है स्पेसीज का वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ह्यूमन एक्टिविटीज इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन डिस्टर्ब्ड वुड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मेनी स्पेसीज। अभी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं इनके चक्कर में क्या हुआ है, हमने कई कई ह्यूमंस ने मतलब कई लोगों ने अलग अलग ये जो टेस्ट होते हैं ये इनकी वजह से क्या हुआ है, कई स्पेसीज के हैबिटेट्स खराब हो चुके हैं और अब वो बेघर हो चुके हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस indiscriminate killing several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। अब इस indiscriminate killing की वजह से जिस वजह से ये जिन बिना किसी वजह के मारा जा रहा है ओनली उसके उनके कॉमर्शियल यूज की वजह से, ताकि उनके नेल्स मिल सकें, फेदर मिल सकें, आइट्स मिल सकें, इस चक्कर में क्या हो रहा है, कई बर्ड्स और एनिमल्स क्या हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं या फिर एक्सटिंक्शन की उस पे आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर मैं एक छोटी सी फॉरेस्ट फायर के ऊपर की स्टडी दी थी, ये हमें यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स दिए हैं, न्यूज़पेपर की फोटो, तो ये सब आपको पढ़ने हैं अपने घर पर, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं एक्टिविटी दी थी, रीड द न्यूज आइटम एंड फाइंड आउट हाउ फायर स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया, कुड इट बी अवॉइडेड। यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैलिफोर्निया में एक बहुत बुरी आग लगी थी कुछ टाइम पहले, तो वो क्यों लगी थी, है ना, और हम उसे किस तरीके से अवॉइड कर सकते थे वो लोग, नो मोर, ठीक है। तो नो मोर में इन्होंने क्या बोला है, फॉरेस्ट फायर इज थ्रेट टू द एंटायर रीजन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जो वहां पे फॉरेस्ट फायर लगी थी वो क्या थी, वो एक वैसा बहुत बड़ा थ्रेट है उनके पूरे एंटायर रीजन, फ्लोरा के लिए भी, फौना के लिए भी, ना ही एनिमल्स को, मतलब एनिमल्स को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा। इट ऑकर्स मेनली ड्यू टू थ्री रीजंस, उसके ओनली तीन ही रीजन थे वो जो हुई थी, क्यों लगी थी वो फॉरेस्ट फायर, नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग ईटीसी, ठीक है, वहां पे नेचुरल फायर लगी थी सबसे पहले, तो ठीक है, क्यों लगी थी, नेचुरल फायर लगी थी वहां पे लाइटनिंग की वजह से। फायर ड्यू टू हीट अल्टरनेट इन द लेटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल। फायर के एक रीजन और हो सकता है, वहां पे हीट ज्यादा जनरेट हुई, लोगों ने ज्यादा केयर नहीं किया वहां पे, एक साथ वहां पे आग पकड़ ली किसी चीज ने। इफ फायर पर्पसली कॉज्ड बाय लोकल इनहैबिटेंट्स और मिसचिफ मेकर्स और मिसक्रेंट्स, वहां पे या फिर ऐसे भी होता है फायर लोकल इनहैबिटेंट्स की वजह से लगी, वहां पे जो लोग रहते रहे, ठीक है, जो या फिर मिसचिफ मेकर्स जो वहां पे वैसे लोग होते हैं ना, या फिर मिसक्रेंट्स वगैरह इन्होंने लगाई, ठीक है।
सो सम कंट्रोल मेजर्स में यहाँ पे दिए गए हैं, हम वहां पर उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। सो हम क्या कर सकते थे वहां पर, वो लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ फायर थ्रू एजुकेशन, ठीक है। हमें क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए, अगर हमारा कभी हुआ ऐसा तो हमें फायर के लिए कुछ प्रिकॉशंस पढ़ने चाहिए प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एजुकेशन हमें पढ़ा होना चाहिए कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोट प्रमोट डिटेक्शन ऑफ फायर थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, ठीक है। एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो इस तरीके से पूरा एक कोऑर्डिनेट नेटवर्क बना होना चाहिए अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स का, जहाँ पे ऑब्जर्व होता रहे, ठीक है। और एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग होनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे, है ना, ठीक है। चलिए, सो ये छोटी सी एक स्टडी टाइप की फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो ये इसमें कुछ और ऐसा नहीं है, तो वापस हम यहीं अपने टॉपिक पे चलते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोसाइटी, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन, क्या बोलते हैं, वन महोत्सव शुड बी इंकरेज एट द रीजनल कम्युनिटी लेवल, ठीक है। तो क्या होता है, अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए आजकल, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री में वन महोत्सव होना चाहिए, इसे इंकरेज होना चाहिए रीजन और कम्युनिटी लेवल पर, ठीक है। हाँ, ये सब होने चाहिए ना अवेयरनेस प्रोग्राम, सोशल फॉरेस्ट्री वन महोत्सव क्यों होते हैं, इन्हें इंकरेज करना चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर ताकि लोग इनके आने में जान पाए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज टू वर्ल्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पेसीज, ठीक है। तो स्कूल चिल्ड्रंस को ऐसी जगह इंगेज करना चाहिए, ऐसी जगह जाने के जहाँ पे वो वर्ल्ड्स वगैरह देख सकें, ठीक है। नेचर कैंप्स उन्हें जाना चाहिए जहाँ पे वो इन चीजों को देखकर अप्रिशिएट कर सके, मतलब कि देख सके, उनके बारे में समझ सके अलग अलग स्पेसीज के हैबिटेट के बारे में, ठीक है, अलग अलग लोगों के हैबिटेट के बारे में। Many centuries have passed, laws against trade as well as the killing of birds and animals. काफी सेंचुरी बीत चुकी हैं, ठीक है। अलग अलग लॉज काफी मैनी कंट्रीज, ठीक है, क्या हो चुकी है, मेनी कंट्रीज हैव बीन पास लॉज अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो कई जो कंट्रीज हैं उन्होंने अलग अलग लॉज पास किए हैं, क्यों, ताकि वो उस स्टेट को रोक सके और ये जो बेफालतू में बिना एक्स्ट्रा बिना किसी वजह की किलिंग हो रही है बर्ड्स और एनिमल्स की उन्हें कमर्शियल पर्पज के लिए, ठीक है, अलग अलग लॉज पास किए कई कंट्रीज हैं। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायन, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज लीगल। अगर कोई इंडिया में अगर कोई लायन को किल करता है, टाइगर को किल करता है, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और पीकॉक्स को, वो अब इलीगल है, ठीक है। चलिए, an international convention sites has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। अब एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटी साइट्स ऑफ बनी है, उसमें क्या है, साइट्स में ये एक एस्टेब्लिश हुई है, इसमें क्या है, कई सारे सेवरल स्पेसीज को बताती है, कई सारे स्पेसीज ऑफ एनिमल्स को, ठीक है, और बर्ड्स के स्पेसीज को, कई प्रजातियों को बताती है बर्ड्स और एनिमल्स के, जिसमें क्या है, इस इनका जो ट्रेड है इन एनिमल्स और बर्ड्स का वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, उनको मना किया गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एथिकल ड्यूटी फॉर एवरी सिटीजन, और ये अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना ये हमारे लिए एक एथिकल ड्यूटी, क्या है, ये हमारे लिए एक एथिकल ड्यूटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। चलिए, सो यहाँ पे एक डू यू नो फैक्ट बॉक्स साइट्स के बारे में, तो साइट्स है क्या जनरली, साइट्स की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कीजिए, साइट्स है क्या, साइट्स द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट्स के बीच एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डजंट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ, यहाँ पे ये एम करता है, मतलब इंश्योर करती है, ये जो पूरी ये जो क्या है, ये क्या है, पूरी की पूरी जो वो है, ये क्या करती है, इंश्योर करती है कि कोई भी वाइल्ड प्लांट या फिर वाइल्ड एनिमल या फिर कोई भी प्लांट या वाइल्ड एनिमल या फिर कोई भी एनिमल कोई भी किसी को भी नुकसान ना पहुंचे उनके ट्रेड में, ठीक है। अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को कुछ कोई प्लांट या एनिमल बेच रहा है तो उसकी लाइफ पर उसके सर्वाइवल पर उसे कोई वो दिक्कत ना हो। रफली 5000 species of animals and 28,000 of species of plants are protected, और इसमें 5000 species of animals 5000 तो एनिमल्स के स्पेसीज और 28,000 प्लांट्स के स्पेसीज वहां पे प्रोटेक्टेड की गई हैं इन प्लांट्स में, ठीक है। बियर्स, डॉल्फिन्स,
सी कोरल्स और ऑर्चिड्स एंड एलॉयज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बीयर्स डॉल्फिन्स वगैरह हो गए, कैक्टी हो गया, कोरल्स हो गए, ऑर्चिड्स हो गए, एलॉय जो हैं ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। हमने इस चैप्टर में कई चीजें पढ़ी, लैंड के बारे में पढ़ा, सॉइल के बारे में पढ़ा, वाटर और नेचुरलाइजेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में भी पढ़ा, इनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव ए नाइस डे।